लिखो मेथड तो ऐसे बताइए दिए थे हम। प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्रगुणन विधि। बाकी दोनों विधि बाद में जिक्र करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, स्पेशली अलग क्लास बना के हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। दो विधि और है, एगो तुलनात्मक विधि और एगो अनुपात निर्णय विधि। फिलहाल 3 वीडियो 3 विधि हो गया। आज टाइप चेंज करेंगे। आज हेडिंग डाल सकते हो रैखिक समीकरणों के हल होने के शर्त, मतलब आप संगतता कह सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं रैखिक समीकरणों के। आज पूरा क्लास यही चलेगा, रैखिक समीकरणों के हल होने के शर्त, हेडिंग डाल लीजिए। जैसे 3 दिन आप 3 चीज़ पढ़ें, प्रतिस्थापन विधि दूसरा, विलोपन विधि तीसरा, वज्रगुणन। आज क्या चलेगा पूरे क्लास में, तो रैखिक समीकरण युग्म के हल होने के शर्त, या डायरेक्ट अगर एक वर्ड में कहें तो संगतता, रैखिक समीकरणों की संगतता, मतलब कि संगत है या असंगत है या आश्रित है, जो भी। देखो बताते हैं। अरे नहीं लिख पाया। रैखिक समीकरण के हल होने के शर्त, पूरा लिखो, रैखिक समीकरणों के हल होने के शर्त या रैखिक समीकरण युग्म के हल होने के शर्त। जैसे 2 गो समीकरण है, a1x और b1y और प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। अब क्या है, नए है शर्त बाद की बात है। पहले तो जिस पे शर्त अप्लाई होगा वही बता देते हैं। a1 बटा a2 और इधर b1 बटा b2। हो सकता है यही दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है, तो आगे फिर हम चेक नहीं करेंगे c1/c2। कभी ऐसा भी होता है कि a1 बटा a2 अब बराबर में हो गया b1/b2, तो आगे चेक करते हैं c1 बटा c2, और अगर ये बराबर नहीं हुआ तो देखेंगे कौन सी है, क्योंकि हम पहले ही हेडिंग दिलवा दिए हैं हल होने के शर्त। आप ठीक है, देखो नहीं रहे पर ठीक ध्यान रहता है, इन एक साथ रहेगा ना, ध्यान नहीं आता है। a1/a2 आई चेक किए, b1/b2 आई भी बराबर हो गया c1/c2। तो तीनों के लिए 3 तरह के हल होगा। जैसे इसमें बोलेंगे कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको हल करने पे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि द्वितीय नहीं, द्वितीय माने एक तरह से नेगेटिव, मतलब एक तरह से मना करता है, अद्वितीय मतलब द्वितीय नहीं होना चाहिए। जैसे शिक्षित और उसके आगे लग गया तो अशिक्षित, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं ना कि जो नकारात्मक भाव व्यक्त करता है, तो दूसरा नहीं होना चाहिए, अद्वितीय। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं केवल एक ही हल हो। अभी तो ग्राफ बताना बाकी है, अभी तो सिर्फ हल ही के बारे में हम बोल रहे हैं, केवल एक ही हल हो। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल हो। और अगर ऐसा हो गया कि a1/a2 और बराबर b1/b2 और आगे जाके c1/c2 बराबर नहीं हो पाया, तो इसका मतलब होगा कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर तीनों आपस में बराबर है तो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, या बोलो अनंत हल होगा।
ये तो सिर्फ हल होने के बारे में बता, अभी ग्राफ और आपके बारे में तो बोलबे नहीं किए हम, ग्राफ के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किए, ऐसे ही बता देते हैं कि ये वाला ध्यान देना, ये जो पहला है ना इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, और इसको भी बोलेंगे रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा होगा, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी एगो सरल रेखा होगा। नाम दे देते हैं लाइन 1, ये वाला लाइन 2, तो ये हो गया लाइन 1। अब मान लो ये वाला हो गया लाइन 2, और ये दोनों एक दूसरे को कट कर दिया, दोनों एक दूसरे को एक ही बार कट किया, इसलिए बोलेंगे केवल एक हल है। इसमें क्या होता है कि एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, और साफ साफ नज़र आ रहा है कि दोनों समानांतर है, मतलब कटेगा नहीं, कटेगा कटवे नहीं करेगा, कभी मिलवे नहीं करेगा जब तक नहीं कटेगा। जैसे यहाँ एक बार कटा, एक ही बार कटवे किया तो बोलेंगे केवल एक हल, वो तो कटिए नहीं रहा है। मतलब दोनों जब ग्राफ बनाएंगे, जब भी ग्राफ हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो दोनों लाइन कटिए नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो बोलेंगे कोई हल ना। इसमें ऐसा होता है कि एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन उसी पे L2 सवार है ओकरे पे, तो दोनों एक दूसरे को कितना बार काटा कि एक बार, ये जा तो दोनों एक बार मिलता है, मतलब L1 और L2 दोनों आपस में मेल मिलाप करे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है। लेकिन यहाँ दोनों मेल मिलाप करे, एक पॉइंट को पूरा पॉइंटे पॉइंट है, दोनों एक दूसरे में एकदम समाहित है, कोई अलग नहीं कर सकता है। मतलब पॉइंट की यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 हर बिंदु पे मिल रहा है। दिन रात सुबह शाम दोनों के एक साथ रहना है, उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता है, कोई जुदा नहीं कर सकता है। यहाँ तो मिलने के सिर्फ एक ही पॉइंट है, यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पर ही मिल रहा है, तो इसके लिए बोलते हैं केवल एक हल, यहाँ के लिए बोलते हैं केवल एक हल। इसमें वो तो कह नहीं सकते हैं वो सुबह शाम दिन रात मिलना है, क्योंकि कहाँ, ये तो जिस लाइन पे L1 है और उसी लाइन पर L2 है, तो इसके लिए आप परिमित रूप से अनंत हल। ये एक दूसरे को काट दिया ना, तो इसको बोला जाता है, जब ग्राफ में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे संगत, जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो। आई नहीं ने काटा है इसलिए बोलेंगे असंगत। आई तो खैर कहने नहीं, तो एक दूसरे पे एकदम डिपेंडेबल है, तो इसको बोलेंगे आश्रित या समपाती, आश्रित या समपाती जो भी बोलो, आश्रित या समपाती। वैसे ही इस संगत है, इसको ये भी कह सकते हैं कि संगत है। संगत मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, दोनों गला मिल रहा है, विरोध नहीं किया है। अगर विरोध नहीं किया तो इसको बोला जाएगा अविरोधी। आई दोनों असंगत है, मतलब दोनों साथ में नहीं आता है। अगर साथ में नहीं आता है मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो हम बोलेंगे विरोधी। इधर वाला कहानी जो भी बोले वो ग्राफ से रिलेटेड है, और अभी हल होने के शर्त ये वाला और ये वाला चलेगा। ऐसे लिख लो एक ही बार में, जब बताएं तो लिख लीजिए, लिख लो, रोकते हैं। जैसे प्रॉब्लम रहता है तो हम टाइम नहीं देते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे लिख लीजिए, इसमें टाइम देंगे। लिख लो, हम सच में 5 मिनट के टाइम देंगे, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ किताब में यहाँ पे जो संपाति है ना, इस संपाति को संपाति या आश्रित न बोल के इसको भी संगते बोलते हैं। हाँ तो चलेगा, ये भी संगते जैसा है। वो एक बिंदु पर संगत था और ये तो हर बिंदु पे, तो हर बिंदु पे अगर संगत है तो संगत से अच्छा वर्ड इस्तेमाल कीजिए आप, संपाति, ये ज़्यादा अच्छा है।
A1 B1 C1 हिसाब बनाते वक्त वो सब नहीं मिलेगा। जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा तो A1 B1 C1 नहीं रहता, वहाँ पे फिर नंबर रहेगा, जैसे भी देते हैं। आज 6 है। अगर लिख लिए हैं तो मिटाते हैं, चलो नहीं मिटाते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। जो लिख लिया है वो क्वेश्चन लिखेगा, और जो नहीं लिखना है वो बाद में लिख लेना, पहले क्वेश्चन लिखो। निम्नरैखिक समीकरणों, मतलब इतना लंबा चौड़ा जो बोलेंगे ना उसमें से मेन चीज़ ध्यान देना जहाँ पे हम जोर दे के बोलेंगे कि इसको ध्यान से सुनो। निम्नरैखिक समीकरणों, निम्नरैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। यहाँ जोर देके बोले 3-4 बार हम, मतलब ये ध्यान देना कि अद्वितीय हल है, कॉमा, किसका कोई हल नहीं है, 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 और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब जो भी लिखे नहीं लिखे इसमें 3 वर्ड छांटना है। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अपरिमित रूप से अनेक हल। अद्वितीय हल के मतलब होता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, ये सिर्फ कह सकते हैं कि थियोरेटिकल है, समझाने का तरीका है। आप हर बार इसको लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, समझ गए, वहाँ से फिर नंबर चलेगा। दूसरे नंबर में है कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का मतलब होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि तीनों के तीनों आपस में बराबर, तीनों वाला रेशियो आपस में बराबर, तो बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन बोले x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। इसी में दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। बस खाली इतने बताना है इसका हल क्या है, अद्वितीय हल। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, यहीं पे अद्वितीय हल है, या फिर कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय, देखो हम फिर से बोल रहे हैं, सोच के बोलो जो भी बोल रहे हो। जैसे ठीक है, सबसे पहला हिसाब है तो दिमाग में ऐसा चल रहा होगा अद्वितीय हल है। एक बार काट छाट के देखो, अगर हो सकता है कि कट रहा हो, हाँ, और दोनों तरफ 1/3, 1/3। वो अलग बात है कि C1/C2 इस बार बराबर नहीं होगा। जैसे कहे थे ना कि फॉर्मूला लिखना
देखो फार्मूला अपने जगह पे। अब जैसे कभी 10वीं में मान लो पढ़ते वक्त ऐसा ना आ जाए x प्लस 5 के होल स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखें, पीछे वाला दिखाई नहीं देता होगा, चल दिखाई दे रहा था, x प्लस 5 के होल स्क्वायर। तो यहाँ कौची कहते हैं, रुको 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 रुको, चूँकि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसीलिए x प्लस 5 के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। और कोई दुनिया में पागल नहीं मिला, 10वें वाला बुतरुए मिलता है सबको पागल बनावे ले। अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर अच्छे तरह से उसको याद करवाइए दिए तो फिर इतना लिख के कल टाइम बर्बाद करवाते हैं। सेम चीज़ वह हम बोलते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया है तो लिखो ही, नहीं कहते लिखना गलत बात है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। फिलहाल अभी जो कह रहा है ना सिर्फ हल बताना है, और वो 1 नंबर के वे करता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में आता है, वो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो डायरेक्ट आप सोचो ना भाई, यहाँ से 1 आप बटा में 3, क्योंकि हमको परीक्षा में भी तो ध्यान देना है, परीक्षा में तो ध्यान देना है ना भाई कि कैसे बनाए और जल्दी बनाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा। यहाँ से सोचो -3 -9 अभी बराबर दिए हैं, होगा या नहीं होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। चलो अभी कुछ नहीं देते हैं। इधर से -3 और -2, अभी कोई बराबर की चिन्ह नहीं दिए। यहाँ से यहाँ कट गया 3 3 9, वो तो खैर कटबे नहीं करेगा। तो पता चला कि दोनों आपस में 1/3 है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये भी तुमको 1/3 नजर आएगा, जैसे 1/3, इधर भी तो कट के 1/3, ये दोनों आपस में बराबर। लेकिन इधर अगर देखें तो ये तो 3/2, यानी हम अब कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसा होने का मतलब होता है कि कोई हल नहीं। संगत असंगत अभी नहीं पूछे थे, हल के बारे में पूछ रहे थे, तो आप यही बताइएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आगे क्वेश्चन लिखो, अगला एक और, 3x - 5y 3x - 5y बराबर 20। अब 20 उधर है चाहे इधर है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक चीज़ ध्यान देना, अगर पहले वाले समीकरण में 3 उस तरफ है, मतलब बराबर के उस तरफ है, तो दूसरे वाले समीकरण में भी 2 उधरे होना चाहिए। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले वाले समीकरण में =0 है तो दूसरे वाले समीकरण में भी =0 होना चाहिए। या मान लेते हैं कि इसमें हम ऐसे लिखते हैं कि 3 को बराबर के इस तरफ लिखो 3, तो फिर मजबूरी में इसको भी लिखना पड़ता इधर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर इधर लिखोगे तो आप प्लस बैठाइएगा और ये रहेगा तो माइनस। इसलिए अगर कांस्टेंट बैठाना है तो दोनों राइटे साइड में बैठा, दोनों ही समीकरण में, और नहीं तो कांस्टेंट सब के सब किधर भेज दो, लेफ्ट में, इधर 0। ये ध्यान रखिएगा। अभी बोल रहे हैं 3x - 5y 3x - 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण है 6x - 10y बराबर 40। लिखने से पहले आंसर आ जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि तीनों के तीनों रेशियो आपस में काट के देखो तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। ए मतलब x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात और जो नियतांक होता है उसका अनुपात, तीनों इस बार बराबर है। आप नहीं समझ पाए तो हम बताते हैं। पहला समीकरण 3x - 5y, दूसरा समीकरण बराबर, आज यही चेक करना है कि हल है तो कौन सा हल है। इसका सिर्फ एक ही हल होगा या कोई हल नहीं होगा या परिमित रूप से अनेक हल होगा। तो a1 a2 b1 b2 हम नहीं लिखते हैं, यहाँ खाली पीछे वाला दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ ध्यान से, जितना दिखाई देता है कोशिश करो कि देखे पे ध्यान दो कि सब ऐसा हूँ बन जाएगा। तो सबसे हम तो खाली समझा देते हैं। यहाँ 3 है और बटा में कितना है 6, तो 3 और 6। इस सबकी परीक्षा में भी फिर देखो बोल देते हैं, क्या करें, बोलने से मजबूर हैं। परीक्षा में सिर्फ आपको ध्यान देना है ना कि हमको एग्ज़ाम में मात्र
50% बनाना है। 50% छूटे तो छूटे, अगर 50% एकदम पूरा कंप्लीट करके जाते थे 58% आपका 100 नंबर के बराबर है। फिलहाल अभी क्या होगा पैटर्न अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना एग्जाम पढ़ रहा है उसमें आपको 50% बनाना है। तो अगर 50% छोड़ते भी है तो ऐसा कौनो नुकसान नहीं होगा। अब बाकी तो सितंबर के बाद, बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न सितंबर के बाद हम बताएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। -5 -10, अच्छा छोड़ो, अभी बराबर बराबर के चिन्ह नहीं देते हैं, अभी ऐसे ही लिख देते हैं। इधर से बोलो 20 और 40। देखो 1 मिनट, अगर यही वाला 20 हम बराबर के उस तरफ लिखते हैं ना तो -20, तो उस हिसाब से अगर ये -20 है तो ये भी हो जाता, तब भी यही आता माइनस माइनस का। फिलहाल 3 दूनी माइनस माइनस 5 दूनी 20 दूनी, मतलब ये भी कट के 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो बोलो ना कि इस बार A1/A2 B1/B2 बराबर, अगर तीनों आपस में बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस बार अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक और क्वेश्चन, जिनसे बन जाता है वो बनाएगा, जो नहीं बनता है वो करेंगे। और क्या, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हम फिर से बोलते हैं x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या 1/3 और एक अद्वितीय हल। अद्वितीय क्वेश्चन देखते के साथ ही पता चल जाता है। उसके बाद लिख लीजिए आप सही से संभल के। जैसे A1/A2 वो तो 1/3 हो गया, अब B1/B2 3/3, तो वो तो कट के 1 हो गया, मतलब 1/1। तो A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, और अगर नहीं है इसका मतलब है कि अद्वितीय हल है, मतलब सिर्फ एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अगर ये दोनों आगे जैसे बराबर होता तो आगे बढ़ते, नहीं है तो यही कहानी खत्म। हाँ, कितना है? इज इक्वल टू 0। इसे A1/A2 चेक करेंगे, और अगर A1/A2 दोनों A1/A2 और B1/B2, A1/A2 जैसे यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं 1/3, इधर से -3 बटा -3, उधर -7 -15। मान लेते हैं यहाँ तो है नहीं, अगर मान लेते हैं कि जो इधर है और हूबहू यही चीज़ बा अगर इधर आ भी जाता न, अगर आ भी जाता, जैसे ई वाला और ई वाला पूरा हूबहू एक जैसन है सर, तब भी हम उसको नहीं देखते, क्योंकि पहले तो यही दोनों आपस में बराबर, तो उधर हम देखबे नहीं करते, उधर जाने बेकार हो गया, क्योंकि यही कट गया, ये 1/3 और इधर देखे थे 1, मतलब यही दोनों तो आपस में बराबर नहीं है। अगर उधर बराबर हो भी जाता, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता न तब भी उधर छोड़ देते, हम सिर्फ ही देखते कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब यही दोनों आपस में बराबर नहीं है तो कहेंगे इसका अद्वितीय हल है, और या कहो सिर्फ एक हल है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अब इसी पे बेस्ड एगो क्वेश्चन है, लिखो। दिए गए समीकरणों के निकाय
निकाय मतलब जोड़ा, हम जो बोलेंगे वो दो समीकरण बोलेंगे, यानी जोड़ा में दिए गए समीकरणों के निकाय 2x प्लस के वाई 2x प्लस के वाई बराबर 1, 2x प्लस के वाई बराबर इक्वल टू 1, 2x प्लस के वाई बराबर 1। और दूसरा समीकरण है 1 1 1, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 के लिए दिखाई देता है, देखो तो के लिए के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, जबकि पहले नंबर में एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, और दूसरे नंबर में कोई हल नहीं हो। अद्वितीय हल हो और दूसरे में बोले हैं कोई हल नहीं हो। हल कीजिए, बताइए कितना आता है। दो बार आएगा, यहाँ पे दो आंसर आना चाहिए। यहाँ पे दो केस दिए हैं, एक बार तो दिए हैं अद्वितीय हल हो, इस केस पर चेक करो, और दूसरा कंडीशन बोले कोई हल नहीं हो तब चेक करो। बताते हैं बने या नहीं बने, हम तो बतेबे करेंगे। दो गो समीकरण है। पहला समीकरण बोलो, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। अब दूसरा समीकरण में तो ठीक है, 3 है, -5 है और 7 है। पहले समीकरण में के गलती से आ गया, फालतू में आ गया, तो यही वाला बताना है कि के का मान कितना होगा। लेकिन दो कंडीशंस है, पहले कंडीशंस ही दिए हुए हैं कि के का मान मान लिए जब अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल के लिए शर्त है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। हो सकता है c1/c2 हो, उस पर ध्यान हम नहीं देंगे, हम यही ध्यान देते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। वो हो सकता है सर, उस पर जाने बेकार है। जैसे अगर शुरू में बराबर हो जाता है ना तो आगे बढ़ना भी है, जब शुरू में नहीं हुआ तो आगे नहीं, आगे छोड़ देना। a1 बोलो कितना चल रहा है 2, और बटा में a2 मतलब दूसरा समीकरण में 3 है,
डज नॉट इक्वल टू B1, मतलब K है और B2 माइनस में 5 है, तो K डज नॉट इक्वल टू, बराबर तो नहीं बोल सकते, K डज नॉट इक्वल टू, हाँ -5 यहाँ भेजेंगे तो माइनस में 10/3, यही आंसर। मतलब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज में ही लिखना है ना कि K का मान मतलब -10/3 को छोड़कर, -10/3 को छोड़कर, डज नॉट इक्वल टू के मतलब हो गया कि K का मान इतना, कुछ भी हो लेकिन इसको छोड़कर कोई भी वास्तविक यानी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। किसके लिए? हाँ, K का मान कौन से शर्त के लिए? तो उस शर्त के लिए जब आप कहते हैं कि अद्वितीय हल हो, जैसे K के जगह पे सिर्फ इतना नहीं रखना, इतना मतलब कितना, जैसे रख के चाहे तो हम दिखा भी देते हैं, देखो हम चाहे तो यहाँ पे रख के दिखा भी सकते हैं, रख देते हैं, ध्यान देना वहाँ बोर्ड देखना खाली, पहले कितना है 2x, बोलो K के जगह पे कितना, मतलब रख दिए, जबरदस्ती करे, रख एकदम रखबे कर, हम रख दिए 10/3 y, अब बराबर में कितना 1, नीचे बोलो माइनस में 5y, बराबर में एकदम अनर्गल के हम रखबे करेंगे, अगर रख दिए तो बटा में 3 है, फिर एलसीएम लेंगे ना, समझ लो कि एलसीएम ले लिए, जिसको समझ में आता है वो समझ सकता है कि एलसीएम ले लिए, तो यही लिखते हैं ना भाई, तो ये हो जाएगा 3 दूनी माइनस में 10y, और अगर और थोड़ा ज़्यादा समझदार है तो बटा में 3 नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट लिखेगा बराबर के उस तरफ 3, से बटा में एलसीएम लिए थे, हम समझ सकते हैं कि बटा में 3 था लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिए, इधर कितना 3x बराबर में 7, खाली इतना देख के बताइए कि इसका कौन से हल है। नहीं कोई हल नहीं है, ऐसे नहीं बोलो, इतना जल्दी बोल देता है कोई हल नहीं है, कौन से हल है, कोई हल पक्का हो गया, काहे कि 6/3 कट के 2 और ये भी कट के 2, अच्छा आगे जाके फिर बराबर, तो कोई हल नहीं, छोड़ो न कोई हल नहीं है, मतलब हम क्या कह रहे थे कि अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, ऐसा हुआ, अरे अद्वितीय हल उसमें से आएगा, मामला गड़बड़, किस वजह से गड़बड़, क्योंकि आप एक K के जगह पे कितना बैठा दिए, यानी -10/3 को छोड़ के आप कुछ भी बैठा देते ना, कुछ भी बैठा देते तो उसका अद्वितीय हल हो जाता। जैसे ये कितना है 6/3, अरे ऊपर 6 और नीचे कितना, कट के कितना आएगा, और यहाँ पे 10 छोड़ के कुछ भी बैठा, कुछ भी 4 3 2 1 कुछ भी, 10 छोड़ के कुछ भी बैठाइए तो 2 नहीं आएगा, जैसे 6 और यहाँ 2, किसी के मन में 2 आता है, 2 बैठा दो तो 2 बटा, मतलब इन्ने वाला बराबर नहीं ना होगा, ये दोनों अगर बराबर नहीं होगा तभी अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होने के लिए क्या, K के जगह पे ये जो K दिखाई दे रहा है यहाँ वाला, यहाँ पर K के जगह पे क्या बैठा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बैठा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं बैठा है, आइए -10/3 नहीं बैठाना, उसको छोड़ के जे मन में आता है बैठा दो, लेकिन वो नहीं बैठाना, रुको छापे से पहले रुको, छाप लेना, लेकिन रुको अभी, छाप लीजिएगा लेकिन रुको अभी, दूसरे नंबर में क्या, इधर सामने, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, अब कोई हल नहीं होने का शर्त, इसमें देखना होता है डज नॉट, जैसे कि शुरू में तो बराबर हो गया तो नहीं बराबर उसको भी फोकस करना होता है, वहाँ तो खैर आगे नहीं बढ़ेंगे। A1 बोलो, देख कर बोलो ना कि कितना है 2, A2 देख कर बताइए 3 बराबर, B1 देख के बोलो कि -5, डज नॉट इक्वल टू C1, यहाँ तीनों देखना होता है, जैसे शुरू में कट गया तो हम बोलते हैं आगे मत देखो,
लेकिन बराबर है तो आगे देखना पड़ेगा। फिलहाल इन दोनों के सिचुएशन के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से अगर किसी को समझ में आता है तो बोलिए। -10/3 हो गया, और क्या, -10/3। और एक चीज़ और, इतने नहीं ना है, क्योंकि इतने नहीं है, रुको, इतने नहीं है, कोई हल नहीं होने का मतलब है कि दोनों आपस में बराबर हो लेकिन आगे फिर बराबर, तो ये भी फुलफिल करना होगा। यानी कि यहाँ से इस समझ के बताओ कि डज नॉट इक्वल टू, तो दोनों शर्त होगा। पहले बात कि k बराबर -10/3 होना चाहिए, पहले बार कि k बराबर -10/3 होना चाहिए, -10/3। और दूसरा बात है कि -5/7 नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों हल है, k बराबर उतना, या तो इतना होगा, या तो फिर बोले इसको छोड़कर इतना होगा और इसको छोड़कर कुछ भी हो जाए। फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देना, इतने से हमारा काम चल जा रहा है, इसी से काम चल जाता है। काहे? अरे काहे कि ये तो ऐसे भी देखो ना भाई, 1/7 है, ये ऐसे भी क्या है, अरे यहाँ ऐसे भी दे ले 1/, इससे तो काम चलिए गया। तो k का डायरेक्ट आप माने निकाल दो ना, आओ कितना, -10/3। अच्छा, किसी को अगर लगे कि एक बार यदि चेक करना चाहते हैं सर ये वाला रख के, तो हम चेक कर दें। देखो, जिसको समझ में आ रहा है कम से कम वो समझेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो इतने अपना दिमाग बंद कर ले, इतना देख के बंद कर ले दिमाग, आँख खुला रहे, दिमाग को बंद कर लीजिएगा। 2, जिसको समझ में आता है दिमाग खुला रखेगा अपना। k के जगह पे हम ये एक बार ट्राई करते हैं, -5/7। जो समझ सकता है वो ट्राई एक बार कर लेते हैं। और भाई ये हो गया 3x - 5y बराबर 7। 7 तो सब में गुना होगा, मतलब यहीं लिखो 14x बराबर 7, और इधर 3x बराबर। अब देखो ये हो गया 14/3, और ये तो 1/1, ऐसे ना होगा, इधर हो गया 1/1, गड़बड़ हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई हल नहीं हो। देखो हम शुरू में बोले हैं, सबके नहीं आ रहा होगा समझ में, तो जिसको नहीं आ रहा वो आँख खुला रखे, दिमाग बंद रखे, जो समझ सकते हो यहाँ तक अपना दिमाग खुला रखें। कोई हल नहीं होने के शर्त क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2। डज नॉट, उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया। उसमें बोलते हैं शुरू में बराबर हो और आगे जाके, तो उल्टा हो गया, शुरू में कट गया और आगे जाके, तो कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, ई होना चाहिए और ई नहीं होना चाहिए, दोनों आंसर होगा। लिख लीजिए, दोनों फुलफिल यहाँ करेंगे। नहीं दिखा देता है कि इसमें है ना, ठीक। काहे के बाबू हम हर साल ढेरे मैथ कोशिश करते हैं, ढेरे मैथ पढ़ाएं, इस बार ढेर कोशिश नहीं कर रहे, इस बार ढेर नंबर लाना है। कुछ भी करके आप 50% मैथ बनाइए, 100 नंबर लाइए। जैसे केसी सिन्हा के त्रिकोणमिति, अब उसमें इतना मनी त्रिकोणमिति है, उतना पढ़ा दिए, और वो खाली पढ़ते पढ़ते आदमी के बोर हो जाता है, नहीं रिवीजन करे का टाइम मिलता है और ना ही उसको था पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो इस बार हम वैसे त्रिकोणमिति भी आपको नहीं बताएंगे, बस उतने बताएंगे जितना टाइप के परीक्षा में आता है। बाकी एक्स्ट्रा के लिए यूट्यूब पे पढ़ल है, खुद हमरे बता पल, यहाँ फिलहाल उतने फोकस करता हूँ। 50% 70% बन जाए, बस इतना ध्यान रहे। किताब है तुम लोग के पास? तो इसमें है तो हम क्वेश्चन बोल देते हैं, बनेगा तो बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम हैं। पेज नंबर 108 109
7 8 9 10 11 12 मतलब 7 से लेके 25 तक सब में है, सब में है, सब में है, सब किताब में ही है। लेकिन अगर ये है तो पेज नंबर 108 है 109, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 25 तक। बाकी तो हम बतेबे करेंगे। अपने से बने तो ठीक है, एक बार बना लेना फिर हम बताएंगे तो मिला लेना। उतना देर से धुंधला दिखाई दे रहा था।